हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया 2.0 पर। और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल हमेशा की तरह जगमगाते होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। और देखिए, आप लोगों को मालूम है, हमने पिछले क्लास में बताया है कि हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में जिसके आने की संभावना 90 से 95% है। या तो ये बोलिए कि वही ये प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में छप सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। और जाइए एग्जाम में बैठ करके एकदम एग्जाम का सुफरा साफ कर देंगे हम लोग। चलिए तो आज देखिए सवाल पहला है। ऐसा देखिए, ऐसा सवाल बिल्कुल आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। एकदम मतलब एक नहीं दो तीन क्वेश्चन जरूर ऐसा आएंगे आप लोगों को। देखिए पहला सवाल है 7+3√2 है। अब आपके सामने देखिए परिमेय है, सॉरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन देखिए आपके सामने है अपरिमेय संख्या। देखिए फिर तीसरा ऑप्शन है भिन्न संख्या। और चौथा ऑप्शन है पूर्णांक। तो देखिए ये सवाल है 7+3√2 है। देखिए √2 अपरिमेय संख्या है। और आप लोगों को पहले बताया गया है, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या भाग दीजिए, तो जो उसका परिणाम आएगा वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये देखिए इसका सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या, अर्थात 7+3√2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अब या तो हो सकता है यही सवाल दे दे, या फिर इससे रिलेटेड सवाल आप लोग एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को एकदम बिल्कुल छाप लीजिए। देखिए फिर अगला सवाल है आपके सामने, बोल रहा है 0 और 50 के बीच। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या 0 और 50 के बीच कितने या फिर कितनी विषम संख्या है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 26, फिर देखिए 25, फिर सी में दिया है 27 और डी में दिया है 24। तो देखिए 0 और 50 के बीच में बोल रहा है। तो देखिए विषम संख्या निकालने के लिए हम इसको आधा कर देंगे। तो 50 के आधा कितना होता है 25। अगर 100 बोलेगा 0 से 100 के बीच में, तो हम लोग उसको आधा कर देंगे 50। अर्थात देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना होगी 25। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 25। अब अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है 6। देखिए बोल रहा है, देखिए ये भी प्रश्न बिल्कुल आएगा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एकदम तैयार रहिए आप लोग। देखिए बोल रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है। तो ए और बी का लसाअ, देखिए ए और बी अभाज्य संख्या है। तो ए और बी का लसाअ बोला है। देखिए ए और बी का लसाअ का मतलब देखिए होता है लघुत्तम समप्रवर्तक, अर्थात देखिए एलसीएम। और यहाँ से देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए पहले कर लेंगे, इसके बाद इससे जुड़े क्वेश्चन और देख लेंगे। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है ए बी, ए फिर बी, सी में दिया है ए इंटू बी और डी में दिया है ए बटे बी। देखिए लसाअ का मतलब होता है लघुत्तम, और लघुत्तम का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या का लघुत्तम बोलेगा तो उन सभी संख्याओं को हम लोग गुणा करा देंगे, वो भी संख्या हमारा लसाअ होगा। तो ए और बी का बोल रहा है तो इसको गुणा करा देंगे ए और बी, अर्थात इस प्रश्न का देखिए सही आंसर होगा ए इंटू बी। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा। देखिए दो लगातार संख्याओं का मौसा। देखिए मतलब मौसा होगा तो दो लगातार बोलेगा तो देखिए दो लगातार संख्या ले लेंगे, जैसे 4 5 6 7 10 11 22 23 35 36, मतलब कोई भी लगातार दो संख्या आप लोग ले सकते हैं।
और लेने के बाद देखिए जैसे ले लीजिए 10 और 11। मौसों का अर्थ होता है वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 5, इसको लिखेंगे, ये तो अभाज्य संख्या है तो इसको लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहे देखिए लिखेंगे 11, ठीक है, या फिर लिख लेंगे 1 × 11। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे, तो देखिए इसके साथ हम लोग गुना में 1 तो लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा HCF इसका होगा 1। अब आप लोग ऑप्शन देखिए, आप लोगों के सामने देखिए लिख दे रहे हैं, ऑप्शन ए में दिया है 0, फिर देखिए बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 3। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, देखिए बोला 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड होता है, इसको हम लोग तोड़ देंगे 96 को। देखिए इसको पहले काटेंगे 2 से, 4 दूनी 8, फिर देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 बार में, अर्थात देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड करें। देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 5 बार आ रहा है और 3 1 बार आ रहा है। तो इसका देखिए सही आंसर ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है 5, ठीक है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, फिर दिया है 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, फिर देखिए सी में दिया है 2 के पावर 5 इंटू 3 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही आंसर होगा आपके सामने, देखिए ऐसे मतलब विकल्प दिया रहेगा एग्जाम में, देखिए 2 के पावर 5 इंटू 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आपके सामने प्रश्न 6 है। प्रश्न बोला है देखिए 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। और ऑप्शन दिया है 3/10, बी में दिया है 2/9, फिर सी में दिया है 1/3 और डी में दिया है 3/5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए 0/3 के 0.3 के ऊपर बार लगाए, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए ये बहुत आसान सवाल है इसका। देखिए पहले तो कुछ तरीका आप लोग जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आएगा 0.4, इसके ऊपर बार लगा रहेगा और बोलेगा इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए कुछ कहता है अगर 0 देखिए दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो इसके बटे में देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 4/9, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर मतलब तो ये कटेगा तो नहीं, तो इसका देखिए परिमेय संख्या में देखिए इसको हम लोग इसका आंसर होगा 4/9। अगर रहेगा 0.5 के ऊपर बार तो देखिए इसको भी लिखेंगे 5/9, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 1 अंक रहेगा तो इसके बटे में 1 9 होगा। अगर मान लीजिए देखिए 0 पॉइंट होता है इसे 1 4 के ऊपर बार, तो इसको हम लोग लिखेंगे देखिए 14 यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद अंक कितना है 1 2, तो 2 9 लिख देंगे बटे में। अगर मान लेते हैं देखिए कुछ और उदाहरण आपके सामने लेते हैं, जैसा रहा था 0.33 के ऊपर बार, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको लिखेंगे 33/99। तो देखिए और इसको काट देंगे 33 से कम 33 और 33 99, तो इसका आंसर होगा 1/3। अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए दशमलव के बाद अगर ऐसे सवाल आएंगे, इसको देखिए ये सवाल आएगा 0.234, इन दोनों के ऊपर बार लगाओ, एक के ऊपर बार नहीं लगाओ। तो इस सवाल के लिए देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 200, पूरा लिखिए 234। अब यहाँ पर देखिए पहले तो 2 के ऊपर 2 संख्या है जिसके ऊपर बार लगा है, तो इसके लिए देखिए इसके बटे में 2 9 लिखेंगे, ठीक है।
और ये देखिए नहीं इस दो के ऊपर बार नहीं है तो ये अलग खानदान का हो जाएगा, तो इसको हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, और नीचे अगर बार लगा रहेगा, एक संख्या में बार लगा रहेगा तो बट्टा में 1 9, 2 के ऊपर लगा रहेगा तो 2 9, 3 के ऊपर रहेगा तो 3 9, यहाँ पर दो संख्या के ऊपर है तो देखिए 2 9, और जिसके ऊपर नहीं लगा रहेगा उसके लिए हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो देखिए आएगा 232/990। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। जैसे देखिए बोल देगा 0.345, और यहाँ पर मान लेते हैं देखिए एक संख्या के ऊपर बार लगा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1, देखिए तो 1 के लिए तो बटा में 9 होगा तो लिखेंगे 345/9। ठीक है, और दो संख्या के ऊपर बार नहीं मतलब बार नहीं है तो उसके लिए 2 0 लिखेंगे बटे 900। और इसमें देखिए ये अलग खानदान का है और ये दोनों अलग खानदान का, तीन दोनों को हम लोग बाहर निकाल देंगे और घटाएंगे तो देखिए आएगा, और 5 में से देखिए 4 घटाएंगे तो 1, फिर 4 में 3 घटाएंगे तो 1, फिर 3/900। ठीक है, तो अब देखिए अब आप लोग देखिए उम्मीद है कि आप लोग को मतलब ऐसे सवाल मतलब देखते देखते उड़ा देंगे। देखिए तो अब बोल रहा है 0.3 के ऊपर बार है तो इसका देखिए आंसर होगा, देखिए एक अंक के बाद लगाए तो लिखेंगे 3/9, और इसको काट देंगे 3 के 9, 3 एकम 3, इसका सही देखिए ऑप्शन होगा सी। और ऐसा प्रश्न देखिए कभी कभी दोनों मतलब दे देता है, ऐसे देखेंगे तो मतलब आज से 2 साल पहले आया था, उसके बाद मतलब हमेशा 2 नंबर का एक सवाल आता है। तो आप लोग देखिए 2 नंबर के लिए भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है अब आपके सामने 7, प्रश्न 7 बोल रहा है, देखिए x² - x+1 के शून्यक अल्फा बीटा हो। ऐसा क्वेश्चन तो देखिए आप लोग बहुत करवाए हैं। तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए 1, फिर दिया है बी में -1, सॉरी ए -1 1, फिर सी में दिया है 0 और डी में दिया है 2। ये बहुत आसान सवाल है और उम्मीद है कि आप लोगों को देखिए इसको हल कर लेंगे। 1/α + 1 देखिए बीटा होता है -b/c। देखिए मतलब ऐसे तो हम बता दिए हैं, देखिए फिर एक बार बता दे रहे हैं। इसको अगर देखिए लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा काट देंगे तो यहाँ बचेगा बीटा और यहाँ बचेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा देखिए -b/, और अल्फा इंटू बीटा c/, ए से काट देंगे तो यहाँ पर देखिए फार्मूला मिलेगा 1/α + 1/बीटा -b/c। तो यहाँ से देखिए पहले माइनस सूत्र में तो माइनस लगा लेंगे, और b का मान देखिए यहाँ पर है -1 और c का मान 1, माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा 1/1, मतलब इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है देखिए प्रश्न 8, देखिए प्रश्न बोल रहा है 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8, तो y का मान होगा, ऑप्शन है 1/2, 3/2, फिर 0 और डी में इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। देखिए अब इस सवाल को हल करेंगे तो इसको देखिए हम लोग लिखेंगे 2x + y, देखिए इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस देखिए माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ से 2x से 2x काट देंगे, y जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 2y बराबर √8, और यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे 8 √8/2, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 देखिए कैसे 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2/2, और जो संख्या अगर रूट में 2 बार आएगी तो एक बार बाहर निकलेगी तो लिखेंगे 2√2/2, 2 से 2 काट देंगे तो y का मान आएगा √2। तो इनमें से देखिए इसमें तो a b c
किसी में मतलब रूट 2 नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न देखिए है, और ऐसा प्रश्न देखिए आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेगा, ऐसा एक दो नहीं 3-4 क्वेश्चन कम से कम आएगा, मान के चलिए तो 4 क्वेश्चन तो जरूर आएगा इससे। प्रश्न बोल रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। देखिए जब असंगत होता है, असंगत, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पहले आप लोग देख लीजिए। अगर एक तो होता है देखिए प्रतिच्छेद करेगी रेखा, इसके बाद देखिए एक समानांतर होता है और एक समपाती होता है, समपाती। अगर देखिए प्रतिच्छेद करेगा और समपाती रहेगा तो संगत होगा, और इसके बाद अगर समानांतर होगा तो होगा असंगत। और एक पूछता है विरोधी अविरोधी। देखिए विरोधी अविरोधी के लिए भी सेम कंडीशन होता है, अगर असमानांतर बोलेगा तो वहां पर लिख देंगे उसको अविरोधी, अविरोधी। कभी कभी असंगत न बोलकर अविरोधी बोल देता है, तो जब समानांतर रहेगा तो अविरोधी होता है, और प्रतिच्छेद करेगा और समपाती होगा तो संगत होगा। प्रश्न बोल रहा है देखिए, अब यदि, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने। देखिए प्रश्न है 9, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं है। ऑप्शन आपके सामने है, सॉरी लिखा है होगी, लिख लीजिएगा होगी। समानांतर, प्रतिच्छेदी, फिर इसी में दिया है संपाती, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोल रहा है असंगत हुई, तो देखिए असंगत के लिए देखिए असंगत कब होगा, जब अनुपात मतलब बराबर नहीं होगा, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। उस स्थिति में देखिए समानांतर होता है, समानांतर होगा तो असंगत होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा असंगत। आप लोग देखिए ये अनुपात जो है ना a1/a2, b1/b2, c1/c2, यहाँ से देखिए 3 अनुपात होता है। अगर तीनों बराबर होगा, एक बार कोई बराबर नहीं होगा और एक बार 2 अनुपात बराबर होगा। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, यहाँ से कम 4-5 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग मतलब इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए इससे ही जुड़ा अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है 10 नंबर प्रश्न बोला, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक संपाती होता है तब उसके हल होंगे। तो संपाती के लिए देखिए होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल, या उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अगर समानांतर होगा तो उसके लिए होगा कोई हल नहीं। चार्ट जरूर याद कर लीजिए आप लोग। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है x-2y बराबर 3, x-2y बराबर 3, और एक और समीकरण दिया है 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल है। तो k का मान होगा, देखिए का अद्वितीय हल, तो k बराबर 1। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है
के बराबर -6, फिर बी में दिया है के नॉट इक्वल टू -6। इसके बाद देखिए सी में दिया है के बराबर 0 और डी में दिया है ए बी, इसको सी कर लेंगे, और डी में दिया है के नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अभी आप लोगों को बताए थे अद्वितीय हल के लिए देखिए अनुपात होता है A1/A2 बराबर B1/B2, और यहाँ पर लिखेंगे देखिए नॉट इक्वल टू, मतलब अद्वितीय हल के लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 का मान देखिए यहाँ पर रखेंगे 1 और A2 का मान रखेंगे 3। इसके बाद देखिए B1 का मान रखेंगे -2 और B2 का मान रखेंगे k। इसको हम लोग गुणे कराएंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k नॉट इक्वल टू -6। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो। देखिए बोला द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही विकल्प होगा। जब देखिए मतलब मूल बराबर होता है तो आप लोग को हम बताए हैं d बराबर हो जाएगा 0 और d बराबर होता है b² - 4ac। ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो b² बराबर 4ac। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ऐसा देखने को मिल रहा है b² बराबर 4ac, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए विवेचक हम लोग डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविधकर। देखिए आसान सवाल है, आप लोग भी शायद इसको हल कर ही लेंगे। देखिए डी बराबर होता है b² - 4ac। बी का मान रखेंगे 10 का स्क्वायर, ए का मान रखेंगे 3√3 और सी का मान रखेंगे √3। 10 का स्क्वायर 100, देखिए √3 में √3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3 और 3 के 9 और 9 में 4 से करेंगे तो 36। यहाँ से आएगा, इसको घटाएंगे तो 64। इस प्रश्न का देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 64। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखिए एक फिगर दिया है ए बी सी, इसके बाद यहाँ पर है डी ई, एक्स 16 17 34 और 17। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 8 32 24 और सी में दिया है 16। देखिए बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि डी और बी सी समानांतर है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए जब समानांतर होगा तो अनुपात आपस में बराबर होगा। तो देखिए लिखेंगे AD बटे BD बराबर AE बटे इसी, ये थेस पर में बोलता है। तो देखिए AD का मान लिखेंगे x बटे 16 और इसके बाद 34 बटे 17। इसको 2 बार में काटेंगे, 17 दूनी 34 और तीसरी गुना करा देंगे। देखिए 16 दूनी 32, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा इस प्रश्न का। फिर देखिए अगला प्रश्न है 15 बोल रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। देखिए विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई
30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है भुजा की लंबाई होगी, देखिए एक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई पर देखिए समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, या किसी भी चतुर्भुज के देखिए ऐसे हम लोग दो विकर्ण खींच सकते हैं। तो ये समचतुर्भुज है, तो देखिए एक पर में आप लोग को मतलब त्रिभुज में एक सवाल बताया गया है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए भुजा मतलब समचतुर्भुज में तो देखिए चारों भुजा आपस में बराबर होती है और चार भुजा होती है, तो देखिए होता है 4a² बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। तो देखिए एक विकर्ण दिया है 30, इसका वर्ग कर देंगे, और एक दिया है 40, इसका वर्ग करके जोड़ देंगे। लिखेंगे 4a² बराबर देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900, और 40 का करेंगे तो हो जाएगा 1600। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 2500। ये देखिए 4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इसको लिखेंगे 2500/4। और ये देखिए ये स्क्वायर इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में। 2500 का देखिए वर्गमूल होता है 50, और 4 का 2, इसको काट देंगे तो यहाँ से भुजा की लंबाई आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिखे है, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं A B C D। देखिए दिया है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रश्न का देखिए सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। देखिए एक फिगर यहाँ पर बनाते हैं, ए बी सी। देखिए बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, और इसके बाद प्रश्न बोल रहा है ए सी डी। देखिए जो भुजा बढ़ाया गया है यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये दिया है 110 डिग्री, और उसके बाद फिर बोल रहा है बी ए सी। देखिए ये कोण दिया है 57 डिग्री। तो एबीसी का मान बोला है, देखिए एबीसी का मान ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 53 डिग्री, फिर दिया देखिए 63 डिग्री, फिर दिया है 33 डिग्री, और दिया है 123 डिग्री। तो देखिए ये बहुत आसान सवाल है, एक बहिष्कोण परिमेय होता है। अर्थात देखिए यदि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा को जो जिस भुजा को बढ़ाई जाती है उस भुजा के योग जो अंदर के दो कोण होते हैं उस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात देखिए इस कोण का देखिए मान ए और बी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कोण बी प्लस देखिए ए बराबर हो जाएगा इस कोण के बराबर, अर्थात 110 के बराबर। ए का मान देखिए आपके सामने दिया है 57 डिग्री, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बी का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए आएगा, इसको घटाएंगे तो 40 3 43 10 53। देखिए तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है 53 डिग्री, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है 17। प्रश्न बोल रहा है देखिए हाँ, और ऐसा प्रश्न देखिए जो अभी बता रहे हैं ऐसा प्रश्न भी कम से कम 2-3 आएगा। देखिए आप लोग इस चार्ट को पहले समझ लीजिए, ऐसे हम बता दिए हैं। बोल रहा है देखिए प्रश्न है 2√2 और -√2 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? देखिए आप लोगों को बताया गया है ये प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय पाद होता है, और तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। x x' y
वाई डैश। देखिए इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस। देखिए 2√2, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस देखिए पहले प्लस फिर बाद में माइनस। तो ऑप्शन नंबर देखिए मतलब सॉरी चतुर्थ पाद में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन आपके सामने देखिए दिया है, लिख दे रहे हैं। फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद, थर्ड पाद और फोर्थ पाद। देखिए इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर होगा, देखिए चतुर्थ पाद में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। और फिर अगला प्रश्न देखिए इसी से जुड़ा है, प्रश्न 18 बोल रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 की कोटि होगी। देखिए तो पहले हम आप लोगों को बताए, देखिए पहले वाले को बोलते हैं भुज, मतलब x को हम लोग बोलते हैं भुज और y को, इसको देखिए y का मान इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। तो बोल रहा है कोटि का मान, तो कोटि का मान देखिए यहाँ से होगा मतलब -4। ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, देखकर आप उसको लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है 19, बोल रहा है देखिए -2 3 और देखिए एक सवाल तो ये पूछेगा मध्य बिंदु और एक दूरी सूत्र, कम से कम देखिए मतलब 7 से 2 सवाल पूछेगा, एकदम निश्चित है। और फिर बोल रहा है 2 3 और 4 1, देखिए 4 1 को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। देखिए मध्य बिंदु होता है, ऑप्शन देखिए आपके सामने लिख दे रहे हैं, ऑप्शन ए बी। एक दो -1 2, देखिए 1 -2 और डी में दिया है 2 2। देखिए मध्य बिंदु होता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, मतलब x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखिए -2 और +4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, और इसके बाद देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए आएगा 4/2 और फिर 4/2, सॉरी यहाँ पर आएगा 2/2। इसको काट लेंगे एक बार में, इसको काटेंगे 2 बार में। तो देखिए निर्देशांक आ रहा है 1,2। तो इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर और आज का लास्ट सवाल है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। देखिए सवाल है मूल बिंदु का, ये देखिए निर्देशांक का चिन्ह होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ऑप्शन नंबर देखिए आप लोगों के सामने है, दिया है 1 1, बी में है 0 0, सी में है 1 -1 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मालूम होगा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न परीक्षा में देखिए प्रश्न दूरी सूत्र से बोलेगा, अगर मूल बिंदु से किसी अगर 2 बिंदु दे देगा, जैसे देखिए दे देगा 2 3 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु के लिए देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है √x² + y²। यहाँ से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करें। और उसके बाद
बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपसे मतलब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।